देश की मुख्यधारा की मीडिया ने मोदी सरकार के इन 10 सालों में जो भूमिका निभाई वो कहीं ना कहीं बदली हुई सी नजर आती है। जिस तरह से मीडिया ने यूपीए के दौर में गलत फैसलों और घोटालों को लेकर मनमोहन सरकार की खूब आलोचना की थी, फिर चाहे वो अखबारों के पन्ने से रंगे घोटालों की आवाज़ हो या फिर टीवी डिबेटों से कटघरे में खड़ा करते पत्रकार हों, मनमोहन सरकार को कटघरे में खड़ा करने का एक भी मौका मीडिया ने चूका नहीं। लेकिन अब मोदी सरकार में इसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपना पुराना रुख मानो बदल सा दिया है। अब मोदी सरकार के गलत कार्यों की आलोचना करने के बजाय ये मीडिया समूह कई बार सरकार का बचाव करते दिखाई देते हैं। यही कारण है कि मोदी सरकार में मीडिया की भूमिका पर अब सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं और अब कई लोग इस मीडिया को गोदी मीडिया के तौर पर भी कहते हैं, बुलाते हैं और जानते हैं। उस मीडिया को जिसको कभी खोजी मीडिया का नाम देश की जनता जनार्दन ने दिया था। आज हम भी मीडिया की भूमिका पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मनमोहन सरकार में मीडिया ने जिस तरह एक सरकारी संस्था की रिपोर्ट के आधार पर मनमोहन सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी थी, आज उसी सरकारी संस्था की रिपोर्ट में मोदी सरकार भी कई घोटालों में घिरती नजर आ रही है। कई घोटाले सामने आए हैं, लेकिन वही राष्ट्रीय मीडिया जो मनमोहन सरकार की लगातार आलोचना कर रही थी, आज उसी संस्था की रिपोर्ट पर चुप्पी साधे बैठी है, जिससे लगातार टीवी और अखबार की मुख्यधारा की मीडिया की समूह की साख में गिरावट देखने को मिल रही है और आम जनता में विश्वास लगभग खोती चली जा रही है। मीडिया मतलब अब खोजी से गोदी मीडिया में तब्दील हो चली है यही मीडिया। यूपीए की सरकार के दौरान आई सीएजी यानी कैग की रिपोर्ट के आधार पर उस समय की मनमोहन सरकार पर कई बड़े घोटालों के आरोप लगे थे, चाहे वो कोयला घोटाला हो, 2G घोटाला हो और साथ ही कॉमनवेल्थ घोटाला हो। इस तरह के बड़े घोटाले सामने आए थे। मनमोहन सरकार की पूरे देश में इन घोटालों को लेकर काफी आलोचना हुई थी। उस समय विपक्ष में बैठी भाजपा ने सरकार को हर जगह घेरना शुरू कर दिया। कैग की रिपोर्ट का ही असर था कि ये घोटाले सामने आए और इसका एक बड़ा असर देश में देखने को मिला। 2014 में यूपीए सरकार की विदाई इससे तय हो गई और प्रचंड बहुमत से भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उस सत्ता के सत्ताधीश। वक्त बदला, हालात बदले और एक बार फिर कैग की रिपोर्ट सामने आई है, मगर अब यूपीए नहीं बल्कि एनडीए की मोदी सरकार का युग है और मोदी सरकार के घिरने पर भी हर तरफ नीलबटा सन्नाटा नजर आता है। कैग की रिपोर्ट में दो बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। दिल्ली में बनाए जा रहे द्वारका एक्सप्रेसवे पर कैग की रिपोर्ट ने कई अहम सवाल खड़े किए हैं। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सड़क की लागत कई गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक जो लागत प्रति किलोमीटर 18 करोड़ रुपए होनी थी, वहीं पर अब 250 करोड़ का खर्चा हुआ है। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि कैबिनेट ने इस सड़क के लिए प्रति किलोमीटर का बजट 18.20 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया था, लेकिन इसके लिए प्रति किलोमीटर 251 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया गया। अब इस लागत में इतना ज्यादा अंतर आने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों के जवाब अब ढूंढने की जरूरत है। भारत माता परियोजना 1 के तहत बनाया जा रहा है ये द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली और गुरुग्राम में आता है। दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ने वाली ये सड़क 29 किलोमीटर लंबी है। ये सड़क दिल्ली के महिपालपुर में शिवमूर्ति के पास से शुरू होती है और गुरुग्राम में खेरकी टोल प्लाजा तक जाती है। यह एक्सप्रेसवे 14 लेन का बनाया जा रहा है। अब इसकी लागत को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है और विपक्षी नेताओं ने भी इस पर सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं, ठीक वैसे ही जैसे यूपीए की मनमोहन सरकार से एनडीए के दौर में सवाल पूछने शुरू हुए थे। सीएजी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के इस प्रोजेक्ट की 2017 से 2021 तक की रिपोर्ट का ऑडिट किया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा प्रोजेक्ट सीसीईए की ओर से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट की लिस्ट में ही नहीं है और उस पर भी एनएचएआई ने अपने स्तर पर 33,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर लिए। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत माता परियोजना 1 के तहत लगभग 76,999 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही हैं। इसमें से 70,950 किलोमीटर सड़क एनएचएआई बना रहा है। एनएचएआई के कई फैसलों पर अब सवाल उठ रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक एनएचएआई ने सीसीईए की ओर से तय की गई नियमावली का भी सही से पालन नहीं किया है। 50 में से 35 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां टेंडर से जुड़ी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।
कैग की एक रिपोर्ट में एक और बड़ा हैरान करने वाला खुलासा हुआ है आयुष्मान भारत योजना को लेकर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 6.9 करोड़ रुपए उन लोगों के इलाज पर खर्च किए गए जो इस दुनिया में ही नहीं हैं। मतलब पहले ही मर चुके लोगों के नाम पर यह खर्च किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को साल 2018 में शुरू किया गया था। इसका मकसद गरीबों को मुफ्त इलाज देना था, जिसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुल 3,446 ऐसे मरीजों के इलाज पर कुल 6.97 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जो पहले ही मर चुके हैं। डेटाबेस में इन सभी मरीजों को मृत दिखाया गया है। यह पहला मौका नहीं है जब आयुष्मान भारत योजना को लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। इससे पहले भी सीएजी की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि करीब 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को एक ही मोबाइल नंबर पर रजिस्टर कर दिया गया और जिस पर रजिस्ट्रेशन हुआ वो नंबर भी मान्य नहीं था, यानी वैध नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केरल में ऐसे मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा थी। यहां कुल 966 ऐसे मरीज पाए गए जिन्हें मृत घोषित करने के बावजूद उनका इलाज जारी था। इनके इलाज पर करोड़ों रुपए का भुगतान अस्पतालों को किया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में 403 और छत्तीसगढ़ में 365 ऐसे मरीज मिले जिनके इलाज पर लाखों रुपए खर्च हुए। फिलहाल योजना के तहत जो गाइडलाइन बनाई गई है उनके मुताबिक अगर किसी मरीज की अस्पताल में भर्ती होने और डिस्चार्ज होने के बीच मौत हो जाती है तो ऑडिट के बाद अस्पताल को इसका भुगतान किया जाता है। अयोध्या विकास को लेकर बनाए जा रहे स्वदेश दर्शन योजना पर भी कैग ने सवाल उठाए हैं। कैग के मुताबिक इस परियोजना में ठेकेदारों को 19.73 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ दिया गया है। इस मामले का खुलासा होने के बाद से सियासी गलियारों में हंगामा मचा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के 75 वर्ष के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री से पूरे मामले में चुप्पी तोड़ने के लिए कहा है और आग्रह किया है कि वो जल्द इस पर कुछ बोलें। यह पहली बार नहीं हुआ जब कैग की रिपोर्ट ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पूर्व में कैग रिपोर्ट की वजह से मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कुर्सियां तक जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, कैग की रिपोर्ट से बने भ्रष्टाचार के माहौल में यूपीए की तो पूरी मनमोहन सरकार ही चली गई थी। आपको बताते चलें कि संविधान में सरकारी खर्च की पड़ताल के लिए एक सरकारी एजेंसी बनाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 148 के मुताबिक इस एजेंसी के प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके प्रमुख को उसी तरह से हटाया भी जा सकता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 और 150 और 151 में कैग के कामकाज और शक्तियों के बारे में जिक्र किया गया है, जिसको चाहें तो आप विस्तार से वहां पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। कैग का काम सभी सरकारी संस्थाओं का ऑडिट करना और इसकी रिपोर्ट संसद या विधानसभा के पटल पर रखना होता है। वर्तमान में कैग 2 तरह से ऑडिट करता है। पहला रेगुलरिटी ऑडिट और दूसरा परफॉर्मेंस। रेगुलरिटी ऑडिट को कंप्लायंस ऑडिट भी कहते हैं। इसमें सभी सरकारी दफ्तरों के वित्तीय ब्यौरे का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण में मुख्यतः यह देखा जाता है कि सभी नियम कानून का पालन किया भी गया है या नहीं। 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी का मामला रेगुलरिटी ऑडिट की वजह से ही उठा था। इसी तरह परफॉर्मेंस ऑडिट में कैग के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि क्या सरकारी योजना शुरू करने का जो मकसद था उसे कम खर्च पर सही तरीके से किया भी गया है या नहीं। इस दौरान योजनाओं का बिंदुवार विश्लेषण भी किया जाता है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आज तक कैग की रिपोर्ट से क्या फर्क देश में अब तक पड़ा है। सितंबर 2001 में कैग ने गुजरात को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल बिना वजह 2 बार विदेश यात्रा पर गए। इस दौरान वो अपने 2 करीबी अधिकारियों को भी साथ ले गए, जो वहां मनोरंजन के नाम पर लाखों खर्च कर आए। कैग ने मुख्यमंत्री के 2 करीबी अधिकारियों को सरकारी मद से खर्च रुपयों का भुगतान करने के लिए भी कहा, यानी उनको वापस करने के लिए आदेश दिया।
रिपोर्ट आने के बाद गुजरात की सरकार हरकत में आ गई। केशुभाई पटेल की मीडिया टीम ने कैग के खिलाफ ही एक विज्ञापन निकलवा दिया। इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री निवेश लाने गए थे विदेश, मगर कैग ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। इसी बीच कैग और सरकार की लड़ाई में विपक्ष भी कूद पड़ा। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे छविदास मेहता ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पत्र लिखकर पूरे मामले में एक्शन लेने के लिए कहा। गुजरात में इस प्रकरण के एक साल बाद ही विधानसभा का चुनाव भी प्रस्तावित था। चिंतित बीजेपी ने आनन फानन में गुजरात के नेताओं की बैठक बुलाई। इसी बैठक में केशुभाई पटेल के हटने पर सबके बीच सहमति बनी। 6 अक्टूबर 2001 को केशुभाई पटेल को अपना इस्तीफा देना पड़ा और फिर पटेल की जगह पर नरेंद्र मोदी को विधायक दल का नेता चुना गया, यानी गुजरात प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया। 1989 में वीपी सिंह की सरकार में रामविलास पासवान पहली बार केंद्रीय मंत्री बनाए गए। मंत्री के रूप में उन्हें 12 जनपद का बंगला दिया गया। 1991 में कैग की रिपोर्ट ने रामविलास पासवान के बंगले को लेकर एक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पासवान ने घर सजवाने के लिए तय रकम से ज्यादा रकम खर्च कर दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि पासवान को जब बंगला मिला तो ईपीएफओ ने अपने मत से साज सज्जा के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। ईपीएफओ की ओर से डबल बेड के लिए 10,945 रुपए, रंगीन टीवी के लिए 13,500 रुपए, पर्दे के लिए 52,300 रुपए उस समय दिए गए थे, जिस समय इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, जो उस समय का गलत निर्णय था। कैग रिपोर्ट पर हंगामा मच गया और विपक्ष ने ईमानदार राजनीति की बात करने वाले पूर्व पीएम वीपी सिंह को निशाने पर ले लिया। जानकारों का कहना है कि रामविलास पासवान के मामले में सिंह बैकफुट पर आ गए, क्योंकि पासवान उनके काफी करीबी थे। 1991 में वीपी सिंह की पार्टी को चुनाव में करारी हार मिली। सिंह ने इसके बाद 10 साल तक कोई भी पद नहीं लेने का अघोषित वादा कर लिया था। 2010 में भी कैग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में धांधली की गई है। ये आवंटन साल 2008 में किया गया था। कैग के मुताबिक 2G आवंटन में धांधली की वजह से सरकार को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। उस वक्त दूरसंचार विभाग डीएमके के सांसद ए राजा के पास था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ए राजा ने स्पेक्ट्रम आवंटन में प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्री कार्यालय की सलाहों को नजरअंदाज कर दिया था। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने संसद में मनमोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आनन फानन में मनमोहन सिंह ने सीबीआई से जांच कराने की बात कही। सीबीआई ने शुरुआती जांच के बाद ए राजा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें कैबिनेट से भी हटा दिया गया। हालांकि बाद में सीबीआई मामले को साबित नहीं कर पाई और कोर्ट ने ए राजा को क्लीन चिट दे दी। 2G स्पेक्ट्रम के बाद कैग ने कोल आवंटन पर भी कई सवाल उठाए। लगातार घपले घोटाले सामने आने के बाद सरकार बैकफुट पर चली गई। इसी बीच अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल बनाने को लेकर एक आंदोलन शुरू हो गया। इसने भी कांग्रेस सरकार को काफी डैमेज किया। दूसरी तरफ सीएजी रिपोर्ट के बाद बीजेपी अटैकिंग मोड में और कांग्रेस डिफेंसिव मोड में चली गई, जिसका असर 2014 के चुनाव पर हुआ और मनमोहन सरकार बुरी तरह से 2014 के चुनाव में हार गई। ये तमाम चीजें हैं जो मनमोहन सरकार की तरह मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा करती हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर एक हल्की सी रिपोर्ट दिखाकर और 4 लाइनों की खबर लिखकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यही कारण है कि मीडिया की भूमिका को लेकर सवाल खड़े होते हैं। सरकार का पक्ष लेने और सरकार से सवाल न पूछने के कारण अब ऐसे मीडिया समूह को कई जगहों पर बॉयकॉट किया जाता है और उसके उलट सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए कई स्वतंत्र पत्रकार लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, जिससे उनकी एक अलग पहचान बनती चली जा रही है। क्योंकि डिजिटल की दुनिया से साफ हवा का झोंका अब भी आता है, जो देश दुनिया को सच से लगातार रूबरू करवा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।